नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। तो आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें, आपके सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। यूट्यूब के जरिए भी आप हमें लाइव देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हरीश जुजारे हैं, हेड ऑफ रिसर्च है पृथ्वी पिनमार्ट से, और नंदिश शाह हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार पर, एक राय ले लेते हैं। हरीश जी, आपकी राय क्या होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? निफ्टी आज दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब करीब 80 अंक नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी लगभग अपनी पूरी बढ़त गवाकर ही करीब करीब 57,940 के करीब बंद हुआ है। आगे किस तरह की चाल दिख रही है? क्या आज की जो तेजी गायब होती दिख रही है? क्या आगे कुछ दबाव दिख सकता है? कल का सेशन आपको कैसा दिख रहा है सर? जी बिल्कुल लगा देखा है तो पिछले हफ्ते में हमने थोड़ा बहुत देखभाल देखने मिल रहा था निफ्टी में, ऊपर लेवल्स पे टिकने में थोड़ा कामयाब ना हुआ। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि वहां से आज के ट्रेडिंग सेशन में रिबाउंस भी देखने मिल रहा था। लेकिन सेम ही चीज अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर अभी भी रेजिस्टेंस एक दो दिखाई दे रहा है 25,650 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है क्रूशियल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में हो सकता है। अगर नीचे की भी देखा जाए तो सपोर्ट जोन आसपास ही है जहाँ पे 24,450 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि एक रेंज बनाए रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर एक बार 25,650 का जो रेजिस्टेंस है तो अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार फ्रेश रैली देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे हम अगर देखा जाए तो बिहार के इलेक्शन भी चल रहे हैं, उसके रिजल्ट के लिए भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है निफ्टी में। और वही चीज बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कि एक की रेजिस्टेंस था जो उसके पार करके उसके ऊपर टिकने में कामयाब है बैंक निफ्टी। मुझे लग रहा है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 57,600 के आसपास, तो वो लेवल जो है मुझे लग रहा है कि क्रूशियल सपोर्ट है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस में कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमने बिग वाली देखने मिली थी, लेकिन एंड में रिकवरी देखा, उसके ऊपर ही क्लोजिंग नजर आया। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो 57,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है मेरा ये रहेगा कि ऊपर की ओर ही रुझान रहेगा बैंक निफ्टी में। तो अगर डिप्स मिलता है तो करंट लेवल्स पे थोड़ा नीचे की ओर बैंक निफ्टी में बाय करने की राय रहेगी, वेराज निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर राय आ गई है। अब अपने दर्शकों के सवालों के जवाब लेने शुरू करते हैं। पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, लीना सहाय हैं। इनके पास एनएसडीएल के 66 शेयर हैं, 1360 रुपए के भाव पे। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, होल्ड करे या सेल कर दे? नंदिश जी, आप बताइए क्या राय है एनएसडीएल को लेकर? एनएसडीएल पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। अगर हम देखते हैं इंडिया में सिर्फ दो ही ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वन इज एनएसडीएल एंड वन इज सीडीएसएल। तो अगर किसको रिटेल प्ले में अगर खेलना है और उनको अगर अच्छा लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो सीडीएसएल इज बेस्ट प्लेस टू हैव इट। और अगर किसको म्यूचुअल फंड्स के मैक्सिमम बेनिफिशियरीज देखे तो एनएसडीएल के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है। किसका भी अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। सोनू कुमार सिंह हैं, इनके पास रेमंड के 651 शेयर है 147 रुपए के भाव पर। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? आप बताइए हरीश जी, क्या सलाह देंगे? रेमंड का स्टॉक है। पिछमन जी बिल्कुल अगर देखा जाए तो देखिए डीमर्जर हुआ था स्टॉक प्राइस, उसके बाद हमने स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है अभी भी। मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में ज्यादा कुछ तेजी दिख नहीं रही है। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं 540 के आसपास ही है, और 500 उसके नीचे देखा जाए तो 530 के आस नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि करंटली ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि डीमर्जर के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेजर पॉजिटिव ट्रेंड मिसिंग है।
तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है और थोड़ा नीचे के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। अगर इनका लॉन्ग टर्म का अवधि है तो थोड़ा बना रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर लिया हुआ है तो मुझे लग रहा है कि इनको 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसके नीचे भी चलता है तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट करना बेटर रहेगा इस स्टॉक से। अगले दर्शक हमारे साथ राकेश कुमार मौर्य हैं लुधियाना से। एनटीपीसी ग्रीन पर इनका सवाल है। 138 शेयर है 108 के भाव पर, एक साल के लिए क्या कर सकते हैं? आप बताइए नंदिश जी, क्या करना चाहिए इनको एनटीपीसी ग्रीन पर? सर एनटीपीसी ग्रीन पर हमारा कवरेज नहीं है तो मैं इस पर कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। हरीश जी, आपकी राय क्या है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर? 108 के भाव पे इन्होंने खरीद रखा है, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या राय है सर? दुश्मन जी अगर देखा जाए तो देखिए ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट डीमर्जर के साथ ही हुआ था, एनटीपीसी में से निकल के आया था। उसके बाद हमने कंसोलिडेशन फेज चालू है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक नीचे के लेवल पे बॉटम बनाया था 85 का, तो वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि ये फिलहाल स्टॉक प्राइस जो है बड़ा सा कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अगर एक लंबे अवधि का रुझान है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। तो जिस तरीके से नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है, हो सकता है कि और थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है आगे जाके। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस अगर इनको चाहिए तो मुझे लग रहा है कि 795 के आसपास ही है। 95 के स्टॉप लॉस अभी भी बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगले दर्शक हमारे साथ हैं नमन है चंडीगढ़ से। आईटीआई के 100 शेयर हैं इनके पास 370 रुपए के भाव पर, बजट तक होल्ड कर सकते हैं। नंदिश जी बताइए, आईटीआई यहाँ पर क्या बजट तक होल्ड करना चाहिए इनको? सेम केस है, आईटीआई भी कवरेज में नहीं है तो मैं इस पर फंडामेंटल व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, तो फंडामेंटल व्यू आप यहाँ पे नहीं देना चाह रहे। आप हरीश जी, आप ट्रैक कर रहे हैं आईटीआई को, क्या राय है सर? विश्वमोहन जी अगर देखा है तो आईटीआई में थोड़ा एक वॉलेटाइल मूवमेंट देखने मिलता है। कई बार बीच बीच में स्टॉक में कई बार बीच में 10 to 20% का अपर सर्किट लगता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम है फिजल आउट होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में मेरा ज़्यादा कुछ इसमें ट्रेंड कोई क्लियर नहीं है, तो उसके चलते मैं इसमें कुछ रिकमेंडेशन नहीं कर पाऊंगा। पर इनके पास है तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट की बात कर सकते हैं, जहाँ पे 300 के करीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 डे मूविंग एवरेज का, तो उसी का स्टॉक मेंटेन करना सकते हैं। लेकिन ऊपर की ओर भी अगर देखा है तो रेजिस्टेंस जो है 350 के आसपास। तो ओवरऑल ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड नहीं है स्टॉक में, तो हो सकता है कि इस लेवल पे ध्यान रखे। अगर इनको प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अनिल हैं फिरोजपुर पंजाब से। बजाज इलेक्ट्रिक के 260 शेयर हैं 670 के भाव पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाह रहे हैं कि बजाज इलेक्ट्रिक में क्या लग रहा है। बताइए नंदिश जी, क्या करना चाहिए इनको बजाज इलेक्ट्रिक में? सर ये कंपनी हमारे कवरेज में नहीं है लेकिन मेरा बहुत इसमें थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। तो ये कंपनी यूजुअली इट इज इनटू अ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस। स्लो एंड स्टेडीली इन लोग ने काफी प्रोडक्ट इनोवेशन भी किए हैं और इनके रिजल्ट स्लो एंड स्टेडीली इज कमिंग बेटर। प्लस उन्होंने एक कंपनी अपनी ऑलरेडी उन लोगों ने डीमर्जर कर रखी है विच इज बेजल, विच इज मोर इनटू ईपीसी ऑफ पावर एंड ट्रांसमिशन लाइंस। सो नाउ बजाज इलेक्ट्रिकल इज अ प्योर प्ले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी। और उनका ओवरऑल जो इनका जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है विच कम्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन फेज। सो बजाज इलेक्ट्रिकल अगर किसके पास है तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म की व्यू है तो इसमें उनको बने रहना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। प्रेम अहिरे हैं सुजलॉन एनर्जी के 111 शेयर्स हैं 17 रुपए 80 पैसे के भाव पर खरीदा है। लंबी अवधि का नजरिया है, क्या यहाँ पे राय होनी चाहिए हरीश जी? विजुअल से अगर देखा है तो देखिए एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था हमें 2023 के से आसपास। अगर उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सुजलान में 87 का हाइप देखने मिल रहा था, तो वहां से स्टॉक प्राइस फिर से एक बार करेक्शन देखने मिल रहा है और कंसोलिडेशन में है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन है और एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से सेटअप है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बात करते तो 53 के आसपास 52 के आसपास एक सपोर्ट जोन से, और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं 70-75 के आसपास है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन है मेजर और एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सेटअप बनाया मुझे लग रहा है कि इनका लॉन्ग टर्म का अवधि है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से है तो अभी भी बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में वापस एक बार बाउंस बैक मिला तो जो प्रीवियस हाइस थे 88, तो वो लेवल देखने मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है और 50 का आसपास इमीडिएट मेजर सपोर्ट से सुजलान के लिए।
ओके। वकार हैं लखनऊ से, इरेडा के 274 शेयर हैं इनके पास 266 रुपए के भाव पर। कब तक वेट करें जो घाटा कवर हो जाए, ये जानना चाह रहे हैं। इरेडा आपके कवरेज लिस्ट में है क्या नंदिश जी? नहीं सर, ये इरेडा हमारे कवरेज में नहीं है। ओके, आप बताइए हरीश जी, इरेडा में क्या करना चाहिए इनको? 266 की बाइंग है, नुकसान हो रहा है, करंट भाव 148 के आसपास गिरकर आ चुका है, क्या होल्ड करने में समझदारी है क्या? विश्वमंच अगर देखा है तो एल्डा में भी सेम सेटअप है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है ऊपर लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट देखने मिल रहा था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 300 के आसपास से स्टॉक प्राइस आया था 130 के आसपास तक, 140 तक। तो वहां से स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस में 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो 137 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है इनको बने रह सकते हैं, लेकिन ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी तक फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से कंसोलिडेशन में है, अगर कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकलते हैं रेजिस्टेंस जोन के ऊपर 166.2 के आसपास रेजिस्टेंस हुए, उसके ऊपर निकलते हैं तब भी जाके मुझे लगा कि इसमें कुछ रैली देखने मिल सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अगर इनको बने रहना रहते हो तो मुझे लग रहा है कि 138 का ही स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे पे चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है एरिडा में। तो ये राय है इरेडा को लेकर। अगले दर्शक हमारे पास हैं, इन्होंने नाम ठीक ढंग से भेजा नहीं है। इनके पास ऑयल इंडिया के 300 शेयर्स हैं 520 के भाव पर। एक बार वो प्लेट दिखा दीजिए इनके। 300 शेयर्स है 520 के भाव पर ऑयल इंडिया के। आप बताइए नंदिश जी, ऑयल इंडिया कवरेज लिस्ट में है और क्या करना चाहिए वकार जी को? जी सर, ऑयल इंडिया हमारे कवरेज लिस्ट में है और करंटली ऑयल इंडिया पर हमारा न्यूट्रल रेटिंग है। हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑयल प्राइस सेटअप हो रहा है, इट इज लाइकली टू रिमेन इन अ रेंज ऑफ $55 to $65। तो जब जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तभी इनको सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ऑयल इंडिया और ओएनजीसी कंपनीज को। लेकिन अगर ऑयल एक ही रेंज में रहता है और ऊपर से उसमें अगर प्राइस प्रेशर बना रहेगा तो ऑयल इंडिया विल नॉट बी अ बिगेस्ट बेनिफिशियरी। सो आवर करंट व्यू ऑन ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी बोथ इज न्यूट्रल। ओके। अगले दर्शक है सोनू झा हैं भागलपुर बिहार से। भारत डायनेमिक्स के 50 शेयर हैं इनके पास 1720 रुपए के भाव पर। भारत डायनेमिक्स कैसा लग रहा है आपको हरीश जी? अगर बाहर डायनेमिक्स की डिस्कस करते हैं, देखिए कुछ दिनों से हमने डिफेंस स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। बीच में एक कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने मिल रहा था, वो फिजलेट हुआ था। लेकिन कल और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है तो बिल्कुल यहाँ पे सारे डिफेंस में अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिल रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में बीडीएल भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास गेन दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर टेक्निकली बात करते हैं तो देखिए सपोर्ट जोन थे 1400 1410 के आसपास, तो वहीं से स्टॉक प्राइस फिर से बाउंस होते हुए नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पे इनको बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न्स देखने मिल सकता है पोजिशनल बेसिस में। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं फिलहाल के लिए तो 1650 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर उनका शॉर्ट टर्म का रुझान है तो मुझे लग रहा है कि 1650 के पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एल्स लॉन्ग टर्म है तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए पोजिशनल बेसिस में। गौरी सिन्हा है पटना से। इनके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज के 130 शेयर्स हैं 2320 रुपए के भाव पर। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए? गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर नंदिश जी क्या करना चाहिए? गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। इनका लार्ज प्रेजेंस इज यूजुअली इन द जैसे बॉम्बे रीजन, प्लस स्लो एंड स्टेडीली दे हैव आल्सो गॉट इनटू अदर रीजंस आल्सो। जो इन्होंने जो अभी Q2 के नंबर्स डिक्लेयर किए थे उसमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ देयर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट प्लान हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। एंड गोदरेज जैसा अच्छा ग्रुप रहता है जब भी आपकी बैलेंस शीट काफी लाइट रहती है तो इसमें एक्सपांशन के काफी सारे विकल्प उनके पास आ जाएंगे। तो अगर आपका व्यू ऑन द लॉन्गर टर्म बेसिस इज आपको रखना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज द बेस्ट बेट इन द रियल एस्टेट स्पेस। सत्यवीर शर्मा है ग्वालियर से। कोटक बैंक के 100 शेयर है 2150 के भाव पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाह रहे हैं। बताइए शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है कोटक बैंक आपको हरीश जी? विश्वमन जी बिल्कुल अगर देखें तो हमने पहले ही बात किया था कि डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में मुझे एक अच्छा खासा सेटअप दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक भी मुझे लग रहा है कि उसी में है। तो जिस तरीके से
कोटक बैंक के स्टॉक प्राइस 200 है, रिसेंट करेक्शन में 200 मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेडिंग कर रहा है। जो सपोर्ट्स है 2050 के अराउंड है, तो जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है बैंक, कोटक बैंक, में लग रहा है कि तेजी का रुझान एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म जैसे इनका शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 2140 और 160 के आसपास तक रेजिस्टेंस है, तो वहां के लिए बाउंस बिल्कुल देखने मिल सकता है कोटक बैंक में। कोटक बैंक को लेकर ये राय निकल कर आ रही है हरीश जी की तरफ से। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और शुरू कर लेते हैं वीआईपी शेयर्स। तो ये हमारा सेगमेंट है वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। इन्वेस्टर्स के लिए नंदिश जी क्या लेकर आए हैं आज आप? सर पहला स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ इज ऑन एमसीएक्स। सो एमसीएक्स ने जब भी अपने सेकेंड क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए विच वाज ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 31% एंड अ पैट ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 29%। सो एमसीएक्स का जो अगर मैं कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट की बात करता हूँ तो उनके पास 99% ऑफ द मार्केट शेयर है अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ, और उसमें भी 100% मार्केट शेयर है इन द प्रेशियस मेटल्स एंड नियरली 99% मार्केट शेयर इन द एनर्जी सेगमेंट। एमसीएक्स ने है ना बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए जिसमें हमने काफी हेल्दी ट्रैक्शन दिखाई दी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है जिसमें उनको काफी सारी रेगुलेटरी अप्रूव्स मिल चुकी है। तो अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर में भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है ऑलरेडी विच इज लाइकली टू कम इन प्लेस। और ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड्स और वेरियस एआईएफ हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द एमसीएक्स प्लेटफॉर्म while the PMS participation is yet to gain similar momentum. So बहुत सारे participants are likely to come on the exchange platform. And अगर हम बात करते हैं for FY26 और FY27 में हमारा EPS estimate हमने nearly 20% से और 27% से रेज किया है for FY26 and FY27. लेकिन नंदिश जी जो बार-बार जो टेक्निकल गड़बड़ियां हो जाती है उसको आप लोगों ने डिस्काउंट किया है क्या? उसको फैक्टर इन किया है इस रिपोर्ट में? सॉरी सर, कम अगेन। इनका मोनोपोली है इस बिजनेस में, नॉन एग्री में, लेकिन बार बार जो टेक्निकल दिक्कतें होती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, उसे इस रिपोर्ट में आपने फैक्टर इन किया है क्या? सर हमने वो चीज भी फैक्टर इन किया है एंड दैट वाज वन ऑफ अ सिचुएशन। और ऑलरेडी सर बार बार ये दिक्कतें हो रही है, हर 2 महीने में ये दिक्कतें हो रही हैं। सर उनका ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है, तो हमने वो सब ध्यान में लेके ये सब नंबर्स। ओके सर, टारगेट बता दीजिए, वक्त कम है सर। नंदिश जी टारगेट क्या था आपका? सर एमसीएक्स पर हमारा टारगेट है 10,700। ओके, शुक्रिया सर। चलिए आप बताइए हरीश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? वीआईपी स्टॉक के तौर पे आप क्या सलाह दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अगर मुझे देखा जाए तो मेरा टॉपिक रहेगा आज का अरबिंदो फार्मा। जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, और स्पेशली अरबिंदो फार्मा की बात करते हैं, लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और मेजर मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। स्टॉक प्राइस जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कन्वीनियंटली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है अरबिंदो फार्मा में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखने मिल सकता है 1240 तक, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1120 का। और बाय रहेगा अरबिंदो फार्मा, और दूसरा स्टॉक रहेगा सीएट में। सीएट आ रही है। चलिए कोई दूसरा स्टॉक भी आप बताना चाह रहे हैं क्या हरीश जी? दूसरा रहेगा सीएट में मेरा। सीएट में देखा जाए तो भी वहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेंड लाइन का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सीएट का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4350 और 4400 के लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3980 में सीएट टायर्स। 4350 से 4440 का टारगेट है सीएट को लेकर। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, उनको इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग तक के आइडियाज आप लोगों ने दिए। चलिए कल की तैयारी को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ चलती रहेंगी, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।